एक सवाल रहेगा कि सर डीसीसीआई के भी आप चेयरमैन हैं, जो बीसीसीआई का ही एक सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। आरटीआई के माध्यम से मैं ये पता कर रहा हूँ कि कौन कौन से विभाग में जो बॉक्सिंग फाइनल टूर्नामेंट जो है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन किया कि बॉक्सिंग की जो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। और प्राइम न्यूज के इस खास पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ रहे हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने कई जगत में किसी जगत को नहीं छोड़ा है, उन्होंने हर जगत में अपना नाम कमाया है। चाहे वो कॉर्पोरेट लाइफ हो, चाहे वो स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो, चाहे वो पूजा आस्था की बात हो। तो देखिए, समर्पण की बात हो, चाहे वो नेतृत्व की बात हो, हर चीज़ को उन्होंने समर्थन को या फिर हम ये कह लें कि सेवा भाव को अपना जीवन का उद्देश्य बना लिया है। हमारे साथ राजेश भारद्वाज जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको मैं आपके बारे में ज़रा बताऊं, मैं तो आपने ना ही सिर्फ पूजा या फिर हम कहें कि आस्था की जगत में आप सेवादार हैं खाटू श्याम जी मंदिर में, साथ ही साथ आपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी बहुत नाम कमाया है। एक बड़ी जो उपलब्धि है वो हासिल की है। कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। इतना ही नहीं, अभी बहुत कुछ है जो मैं बताना चाहूँगी। साथ ही साथ इन्होंने डीसीसीआई, जो कि बीसीसीआई का एक सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर वो चेयरमैन हैं। साथ ही साथ आपको बता दें WCAI, व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसमें भी वो चेयरमैन की भूमिका निभा रहे हैं। और इसके साथ ही बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल की लोकल ऑर्गेनाइजेशन कमेटी यानी कि LOC के भी चेयरमैन है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि सर आखिर आपका बचपन कैसा रहा है? किन मूल्यों पर आपने काम किया? क्या वो मूल मंत्र थे? और साथ ही साथ सर, ऐसे क्या वो बातें कहेंगे आप जिससे मतलब कि जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है सर? सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैंने उनसे संघर्ष सीखा। जी। मेरे पिताजी जो बिरला में सर्विस करते थे ग्वालियर में, हम मूलतः निवासी भिवानी के हैं। और मेरी दादा दादी जो थे, दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मेरी मम्मी ने जो त्याग किया वो भिवानी रहती थी और हम बच्चों को वहीं पढ़ाती थी। मेरी 4th तक की एजुकेशन भिवानी में हुई। तो हमने वो चीज़ देखी कि मम्मी ग्वालियर, पापा सर्विस करते थे, मम्मी दादा दादी की सेवा करती थी। तो हमको उससे ये मूल मंत्र मिला कि हम अपने बड़ों की सेवा कैसे करें। और हमने वो समय देखा है उस समय कि हमें एक पतीले में शाम के समय, पीतल का जो पतीला होता है छोटा, उसको आज भी याद है कि उसमें चाय बनती थी और उसके साथ पराठा खा लेते थे। और हम उसी में ही, हमें ये नहीं मालूम था कि आलू की सब्जी के अलावा और कौन सी सब्जी होती है। मतलब कि आपका बचपन बहुत ही कष्ट में बीता है। कष्ट में तो नहीं कहूँगा, जी। क्योंकि ये संघर्ष होता है। जी। अगर हम उसको कष्ट मान ले, अगर मैं आज इस मुकाम पे बिल्कुल। पहुंचा हूँ, मैं उसको कष्ट नहीं संघर्ष मानूंगा मान कि करके मेहनत होती है। बहुत बड़ी बात क्योंकि कही सर हाँ, आपने। जो कि आज अगर किसका समर्पण किसके प्रति है, मेरे मम्मी का जो समर्पण मेरे दादा दादी के लिए था, या पापा का ये था कि मम्मी इतनी दूर भिवानी से बैठी है, बच्चों को पढ़ा रही है। तो मुझे बहुत छोटी छोटी चीज़ें याद है कि वो मेरे को 40 रुपए का जूता प्लास्टिक का आता था, उसको पहन के भी मैं बड़ा खुश होता था कि ये 40 रुपए का जूता है। उसको भी कपड़े से साफ करके, उसको भी ऐसा लगता था। और आज अगर 70,000 रुपए का या 1 लाख रुपए का जूता हो तो बहुत 40 वाले जूते को जरूर याद रखता हूँ। इसलिए वो मतलब कि सर, पतीले को अपने भी मैं याद अस्तित्व रख। को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने ग्राउंड्स पर हमेशा खड़े रहना चाहिए, ग्राउंड्स को भूलना नहीं चाहिए। तो सर देखिए, मैंने भी बहुत कुछ सीखा आपसे अभी। सबसे पहली बात कि किस तरीके से अपने संकट को जो है संघर्ष की तरह माने। ये एक कहें कि ठीक है, अभी टेस्टिंग पीरियड है, आगे चल करके समय इससे अच्छा आएगा। इसके साथ ही आपने ये भी कहा कि सर अपने ग्राउंड से हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। जो आप पहले जिस चीज़ की वैल्यू थी, पैसा आने के बाद उसकी वैल्यू घटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। आपसे एक और सवाल ये रहेगा सर कि आप मुख्य रूप से आप सेवादार भी हैं श्री खाटू श्याम जी मंदिर में।
आप सेवा देते हैं, साथ ही साथ आपको श्रद्धालु लोग श्याम सेवक भी कहते हैं, श्याम सेवादार भी कहते हैं। सर, मेरी भी बहुत बड़ी मंशा है कि मैं जाऊं, खाटू श्याम जी मंदिर के दर्शन करूं, खाटू श्याम जी के दर्शन करूं। लेकिन ऐसा मैंने बहुत बार सुना है कि वहां पर जाने से ही या फिर एकमात्र दर्शन से ही जो तमाम मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं लोगों की, जो कष्ट है वो दूर हो जाता है। सर, कितनी सच्चाई है सर इस बात में? देखिए, बाबा की महिमा, खाटू श्याम जी की महिमा बहुत अपरंपार है। उसको हर आदमी नहीं समझ पाता है। अगर उसका सच्चा दिल है, मेरे तो कुल देवता है खाटू श्याम जी, और आज मैं 59 ईयर ओल्ड होके 60 में लगा हूँ। बाबा हमारे कुल देवता होते हैं। हमारे यहाँ तो शादी के बाद भी वहाँ पूजा होती है, बच्चे का जड़ूला भी वहाँ पे उतरता है। तो ये बात हकीकत है कि बाबा के दरबार में जो सच्चे मन से जाता है तो उसकी मनोकामना तो पूरी होती है। अगर उसमें छल कपट नहीं है, जब तो होगी। अगर उसमें छल कपट है, अगर वो दूसरों के सामने अच्छा बन रहा है और पीछे से वो गलत है, तो मैं नहीं मानता कि बाबा उसकी बात सुनेंगे। बाबा हर सच्चे आदमी की श्रद्धा से सुनेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको मेरे जीवन का। जब हम बहुत छोटे थे, ये बात 1984 की है, उस समय 81 का दिन होता है, फागुन का एक मेला लगता है 8 दिन का खाटू में, हर होली से पहले। तो वहाँ पे करीबन आप हमेशा मान लीजिए 25 लाख 30 लाख लोग दर्शन के लिए आते हैं। और जो 81 होती, जो 11 होती है, उस दिन आप ये, उस समय दर्शन करने का समय 11:30 घंटे का था। मैं और मेरे फादर 5.5 घंटे से लाइन में लगे हुए थे। तो वहाँ बैरिक को ऐसे लगा देते, रोक देते भीड़ को, फिर ऊपर उठा देते, फिर छोड़ देते। तो उस समय मेरे मन में एक थॉट्स आया कि बाबा, सबको वीआईपी दर्शन हो जाते हैं, 2 गार्ड आते हैं पुलिस वाले, दर्शन कराते हैं, बाहर निकाल देते हैं, दर्शन करा के वो 2 मिनट में दर्शन करके निकल जाते हैं। इतना कहना था कि वो बैरिक ऊपर उठने की जगह नीचे चली गई और मैंने अपना राइट पैर बाहर निकाला उसमें, तो बैरिक के अंदर फंस गया। और उसी समय मेरे लिगामेंट टूट गए राइट हैंड पैर के। तो मेरे को भीड़ ने बाहर निकाल दिया, मेरे फादर को और मेरे को, कि जब लिगामेंट टूटते तो आपका पैर लटक जाता है, फिर आप खड़े नहीं हो सकते। हर पैर में, घुटने में 2 लिगामेंट्स होते। तो मैं और फादर बाहर बैठ गए। सामने से देखता हूँ 2 पुलिस वाले आते और वो मुझको गोदी में उठाते कैची करके जी। और लाइन से सीधा ले जाके बाबा का, पहले एक अंदर से सीढ़ियों से चढ़ के दर्शन होते थे वीआईपी, वो अंदर वीआईपी दर्शन में बैठा देते आगे ले जाके बाबा के, और वहाँ से लाके कबूतर चौक है जहाँ एग्जैक्ट गेट है, वहाँ छोड़ देते। मुझे 3 महीने ठीक होने में लगे। इसका मैंने बहुत पॉजिटिव व्यू में इसको सोचा कि जो मांगा मैंने उस दिन वो तुरंत मिल गया। उन्होंने वो 2 गार्ड भेज दिए। आज भगवान की कृपा ये है कि बाबा श्याम की कृपा है कि मैं सबको दर्शन कराता हूँ। तो मतलब कि सर, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि श्याम बाबा ने आपकी दिल की जो इच्छा थी, दिली इच्छा थी या फिर दिल की आवाज थी, वो उन्होंने सुन ली। 1984 से आज तक बाबा के पूर्ण वीआईपी दर्शन होते हैं। कोशिश, और मेरी कोशिश ये रहती है। इंटरेस्टिंग लग रहा है ये सवाल मुझे कि सर, जैसा कि आपने कहा कि आपका जीवन जो है संकट नहीं बल्कि संघर्ष में रहा, वहां से खाटू श्याम जी के मंदिर तक सेवादार के रूप में आप वहां काम कर रहे हैं, कैसे पहुंचे सर? ये सफर कैसा रहा? खाटू श्याम मंदिर के जो हमारे बड़े मेरे भाई हैं प्रताप सिंह चौहान महाराज, 2015 में जब हमारी बीजेपी की सरकार आई, बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए जाते थे। उनको मंदिर में हमने दर्शन करने के लिए भेजा, महाराज ने उनको दर्शन कराए। इसी तरह पूरे देश में से जहाँ जहाँ से लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। अभी आपके चैनल में बैठा था तो दुबई से फ़ोन आया था कि वो मेरे दोस्त हैं, वो उसकी वाइफ और वो दोनों पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो आपके अंदर सेवा का भावना, दर्शन करने का मतलब ये नहीं, दर्शन कराने का मतलब ये नहीं है। कभी कभी आपको ये लगेगा कि अभी फोन आ गया, सुबह 5 बजे फोन आ गया, आपको चिड़चिड़ाना नहीं है जी, बिल्कुल भी माथे पे सिकन नहीं होनी है। आप उसको बड़े प्यार से, कभी कभी हमें ये भी सुनने के लिए मिलता है कि सर हम आपकी कुछ कर देंगे।
अब वो पता नहीं होता उनको कि वो किससे बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को। पर हम कभी भी गुस्सा नहीं करते, क्योंकि ये सेवा बड़ी मुश्किल से मिली है। मैं देखता हूँ अपने जीवन में, जैसे महाकाल है, महाकाल में अगर मेरे कोई आईएएस फ्रेंड है, मैं उनको भेजता हूँ किसी को दर्शन के लिए, तो रात को 12-1 बजे फ़ोन आता है कि राजेश पता करो उनके पास फ़ोन आया नहीं आया मंदिर से दर्शन के लिए। तो ये सेवा भावना हमको सीखने के लिए मिली। और आज जो कुछ भी है हम यहाँ पर, सब बाबा की सेवा करके ही हैं। और जो भी आगे सेवा मिल रही है, जो तो परिश्रम एक के, तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक पुण्य का काम ही है सर, कि एक तो देखिए सिर्फ खुद दर्शन करना ये तो पुण्य है ही, लोगों को के द्वार तक पहुंचाना या फिर लोगों को खाटू श्याम जी के द्वार तक पहुंचाना, ये भी एक पुण्य का ही काम है। मतलब कि कहीं ना कहीं आप उनकी भी ब्लेसिंग्स लेते हुए आ रहे हैं सर। लेकिन सर इसके साथ ही एक सवाल ये भी रहेगा सर, कॉर्पोरेट जगत में भी आपने बहुत बड़ा नाम कमाया है, आप वहाँ पर चेयरमैन रहे हैं कॉर्पोरेट एंड अफेयर्स में, तो कैसा ये यात्रा कैसा रहा सर? एक तरफ तो धार्मिक हो गया, एक तरफ कॉर्पोरेट, तो ये वाली यात्रा आपके लिए कैसी रही सर? मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ग्वालियर में, जी। तो कॉर्पोरेट्स को घर चाहिए होते थे किराए से, और वहाँ कोई एजेंसी नहीं होती थी। तो बड़ा, अब फिर उस संघर्ष की बात आएगी कि मैं साइकिल के ऊपर घर ढूंढता था। किसी के घर पे टू लेट लिखा हो तो बैल बचाता था, फिर अंदर से कोई आता था उसकी डिटेल लेता था, फिर उन कॉर्पोरेट वालों को घर दिखाता था। उस समय फोन नहीं होते थे, सुबह चाबी लेने के लिए चाबी लेके आया, शाम को फिर चाबी वापस देने गया साइकिल से ही। एक वाक्य मैं आपको बताता हूँ कि एक घर पे मैंने घंटी बजाई, तो एक मैडम अंदर से निकली। मैंने एक लीफलेट प्रिंट किया हुआ था, टू लेट सर्विस, और मेरी कंपनी का नाम, उस टाइम 2 सीरियल चलते थे, स्टार ट्रैक और एक और सीरियल था, तो मैंने स्टार ट्रैक के नाम से नाम रखा था अपनी कंपनी का। स्टार ट्रैक दिलाता अच्छे किराएदार, स्टार ट्रैक दिलाता है मालनपुर के कर्मचारी, बामोर के बैंक के कर्मचारी। तो घंटी बजाई, तो वो हैंड बिल मैंने उस मैडम को दिया जी। तो उसके घर पे टू लेट का बोर्ड लगा हुआ था। वो 2 मिनट भी नहीं रुकी, वो अंदर चली गई उस हैंड बिल को लेके, और अंदर से आई, उसने 10 रुपए मुझे दिए। वो सोची मैं अनाथ आश्रम से आया हूँ। तो मैंने उनको बोला, मैम आप पहले आपके घर पे ये मेरा लीफलेट पढ़िए, और आपके घर पे टू लेट लिखा, मैंने एक सर्विस स्टार्ट की है किराए से उठाने की। अच्छा। वो पारिक मैडम थी, माधव नगर है ग्वालियर, आज भी मुझे याद है वो घर। तो आपको कभी हेजिटेशन नहीं करना चाहिए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। उन्होंने गलत सोचा, कोई बात नहीं, फिर आपने समझाया। आज उस घर में जाके मैं चाय पीता हूँ ड्राइंग रूम में बैठ के, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी। और मैं 49 टेम्परेचर होता था ग्वालियर के अंदर, 49 से 50 गर्मी में। तो जो साइकिल से जाता तो सुबह 9 बजे और 1 बजे के आसपास वापस आ जाता था, पैंट और शर्ट उतार के अखबार बिछा के ऑफिस के पंखे के नीचे सो जाता था। 4 बजे फिर घर देखने जाता था। तो आप ये सोचिए, वो संघर्ष नहीं था, आज वो मेहनत थी सच्चे दिल से। जो आज इस मुकाम पे मैं, जो सेवा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेयरमैन हूँ मैं, ये सब श्याम बाबा की कृपा है और मेहनत की कृपा है। कि आपकी सोच और आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आप किसके लिए क्या काम करते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और आपका समर्पण क्या है हर चीज के लिए। आपका समर्पण जब तक नहीं होगा, जैसे मंदिरों में लिखता है दान, मैं उस दान वर्ड को नहीं मानता। आप भगवान को दान क्या दे सकते हैं, आपका समर्पण होना चाहिए सर। लेकिन सर ये दान तो सेवा के लिए होती है सर। नहीं, समर्पण आप भगवान के लिए तो आप समर्पण कर सकते हैं। अगर उसमें आपने समर्पण करके कुछ अगर 100 रुपए डाले, 11 रुपए डाले, वो एक समर्पण है भगवान के लिए। आप झंडे वाले में जो मंदिर में आप जाइए, हर दान पात पे समर्पण लिखा हुआ है, वो आरएसएस चलाती है। तो हमको कुछ चीजें कई जगह से सीखनी पड़ती है। हिंदुस्तान के बहुत सारे मंदिरों के अंदर दान ही वर्ड चलता है, पर वो गलत है। हम भगवान को क्या दान दे सकते हैं, भगवान हमको देगा। सही बात है सर। एक चीज़ और, ये एक सवाल रहेगा कि सर डीसीसीआई के भी आप चेयरमैन हैं, जो बीसीसीआई का ही एक सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। आपने कई दिव्यांग बच्चों को एक नई पहचान देने की कोशिश की है। कहाँ से आपको ये आइडिया आया, किस तरीके से आपने इसको आगे लेके गए? क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल रहा होगा सर ये सफ़र। अभी अगर हम बात करें 2024 में जनवरी मंथ में मेरे को ये जिम्मेवारी खाटू श्याम जी में मिली।
क्या बात है। जो हमारे DCCI के ज्वाइंट सेक्रेटरी है अभय प्रताप है, और हर बड़े सेक्रेटरी काम की का जो श्री गणेश है वो खाटू श्याम जी की तरफ रवि से ही। चौहान हमारे जो सेक्रेटरी है, जी और मिस्टर लोहिया जी जो PCCI के हैं, उन लोगों ने ये जिम्मेवारी खाटू श्याम जी में मुझे दी कि आप इसके कॉर्पोरेट अफेयर कम्युनिकेशन के चेयरमैन बनिए। और ये इतना टफ सब्जेक्ट था कि इसके अंदर मुझे इन बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप और CSR फंड लेके आना था। बिल्कुल। मैंने जब वो समझा, क्योंकि उस समय से पहले, मेरे आने से पहले, ये बच्चे ट्रेन में बाथरूम के पास सो के आते थे, जो हमारे डिसेबल बच्चे हैं। और यहाँ पे जब भी टूर्नामेंट होते थे वो धर्मशालाओं में जाके रुकते थे। आज खाटू श्याम बाबा की कृपा कहें कि इतनी बड़ी कृपा है कि ये 5 स्टार होटल में रुकते हैं, और इनको प्लेन की टिकट मिलती है, और कोकोबरा 8,000 रुपए की जो बॉल आती है उससे खेलते हैं। डायरेक्ट जो टेलीकास्ट होता है DD पे वो होता है, और फूड भी वही मिलता है जो विराट कोहली और रोहित को मिलता है। जो फैसिलिटी रोहित और विराट को मिलती है वो हमारे इन खिलाड़ियों को मिलती है। और आने वाले समय में भी मैं इन बच्चों के लिए यही काम करता रहूँगा देश के अंदर। और सभी कॉर्पोरेट को एक ये मैं आह्वान करता हूँ आपके इस ब्रॉडकास्ट इंटरव्यू के थ्रू, कि वो अपना थोड़ा सा इस शेयर में, ज़्यादा नहीं कहता हूँ, थोड़ा सा शेयर निकाल के इन बच्चों के लिए निकाले, चाहे CSR फंड में, चाहे स्पॉन्सरशिप में, जिससे कि इन बच्चों का भविष्य और अच्छा होता चलेगा। ये मैं तो देखिए बहुत बड़ी आह्वान है, बहुत छोटी सी चीज़ है जो हम यहाँ अपने मन से रखना चाहते हैं। सभी कॉर्पोरेट्स जो हैं वो इन बच्चों को सपोर्ट करें और इनके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए अपना योगदान दें। आपसे यही एक सवाल रहेगा, इनके भविष्य के बारे में, उज्जवल भविष्य के बारे में बात करेंगे कि जिस तरीके से स्पोर्ट्स कोटा से बच्चों को एक मजबूत कड़ी मिलती है आगे बढ़ने की, क्या इससे भी आगे बढ़ा जा सकता है? जो विकलांग बच्चे हैं या दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी आगे अपना फ्यूचर साकार करने में मदद मिलती है सर? गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से तो 4% जो दिव्यांग बच्चे होते हैं जी उनको जॉब मिलना चाहिए। अब इसमें RTI के माध्यम से मैं ये पता कर रहा हूँ कि कौन कौन से विभाग में, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में कितनी जॉब इन लोगों को मिली है। साथ में जो प्राइवेट सेक्टर जितने भी हैं, अभी मेरी आगरा में भी बात चल रही है किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर, कि हमारे जो बच्चे जो कंप्यूटर के ऊपर वर्क कर सकते हैं उनको मंथली अगर जॉब मिल जाएगी तो मंथली उनका चूल्हा जलने लगेगा। अभी तो हमारी स्टेज ये है कि हम बच्चों को फीस भी नहीं दे पाते, मैच की फीस नहीं दे पाते, क्योंकि अभी फैसिलिटी पे लगे। एक समय आएगा कि हम बच्चों को फीस भी देंगे मैच खेलने की। आज IPL होता क्या है। कुछ वो चुनौतियां हैं जो इस वक्त विकलांग बच्चे DCCI के अंदर फेस कर रहे हैं या फिर फेस कर रहे थे और अब उन सारी प्रॉब्लम्स का निस्तारण हो गया है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बहुत सारी जो फैसिलिटी नहीं मिलती थी वो मिलने लगी हैं। आगे आने वाले समय में मेरा यही रहेगा, इन बच्चों को कम से कम फीस मिलती रहे, और जो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जॉब का, वो जॉब मिल जाए इन बच्चों को तो इनका घर का चूल्हा जलता रहे, जिससे कि ये अच्छे से अच्छा देश के नाम करे। आज इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे टूर्नामेंट होते हैं, अभी जनवरी में इंग्लैंड से टीम आई थी, जून में हम लोग लंदन गए थे, अगस्त में फिर दोबारा हम तस्वीरें देखी जिस तरीके से आपने बताया, काफी अभूतपूर्व तस्वीरें थी सर। मुझे पर्सनली वो दिल को छुई हैं वो तस्वीरें। मैं आपको भी दिखाऊंगी, इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखेगा। इसके साथ ही आपसे सर ये भी जानना चाहूँगी, जो बॉक्सिंग फाइनल टूर्नामेंट जो है उसका आह्वान कैसे किया गया, कैसा वो यात्रा था, कैसी उसमें आपको चुनौतियाँ देखने को मिली? प्रमोद कुमार जी जो हमारे सेक्रेटरी हैं इसके बॉक्सिंग फेडरेशन के, और प्रेसिडेंट हमारे अजय सिंह जी जो स्पाइस जेट के चेयरमैन हैं, प्रमोद कुमार जी ने मेरे को जब लोकल